1 सितंबर सिर्फ एक मीटिंग नहीं, एक मौत का जाल बिछ चुका था। टारगेट नरेंद्र मोदी, लेकिन आखिरी पल में एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की और फिर खेल पलट जाता है। 1 सितंबर 2025 आई स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर। बाहर बर्फबारी हो रही थी और झील के किनारे बने ले रॉयल होटल के चारों ओर दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा घेरा बना हुआ था। दरअसल उस दिन वहां यूरेशियन इकोनॉमिक समिट का आयोजन था, जिसमें 30 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे थे। लेकिन सबकी निगाहें दो नेताओं पर टिकी थीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यह उनकी पिछले 6 महीने में 5वीं मुलाकात थी और इस बार दोनों के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले थे। बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था। स्विस पुलिस के जवान, एसपीजी के कमांडो और रूसी संघीय सुरक्षा बल के एजेंट मिलकर होटल को किसी किले की तरह बना रहे थे, पर अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसकी आंच सीधे वॉशिंगटन तक जाने वाली थी। इसकी शुरुआत हुई थी उससे ठीक 72 घंटे पहले 29 अगस्त की आधी रात को। मॉस्को के क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन का फोन बजा। लाइन पर थे रूसी खुफिया एजेंसी एसवीआर के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, महोदय, हमने यूरोप के अंडरग्राउंड नेटवर्क पर एक बहुत बड़ा ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट किया है। ये ट्रांसमिशन अमेरिकी एनएसए के सबसे एडवांस एन्क्रिप्शन में था, लेकिन हमारी टीम ने उसे क्रैक कर लिया। महोदय, यह एक असैसिनेशन प्लॉट है। टारगेट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिनेवा समिट के दौरान उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। पुतिन का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उन्होंने पूछा, क्या ये पक्का है? नारिश्किन ने जवाब दिया, 100% महोदय। हमारे पास 3 अलग अलग स्रोतों से पुष्टि है। पुतिन ने कहा, यह जानकारी तुरंत नई दिल्ली पहुंचाओ। मैं खुद अजीत डोभाल से बात करूंगा। फोन रखने के बाद पुतिन ने अपने सहायक से कहा, मेरी विमान तैयार रखो, हम जिनेवा एक दिन पहले जाएंगे। उधर नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी रूसी एजेंसी से इंटेल मिल चुकी थी। उन्होंने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उस बैठक में रॉ चीफ, आईबी डायरेक्टर और एसपीजी के प्रमुख सभी मौजूद थे। डोभाल ने बिना किसी प्रस्तावना के कहा, साथियों, हमारे प्रधानमंत्री पर जानलेवा खतरा है। ये सिर्फ कोई आतंकी हमला नहीं है, इसके तार सीधे दुनिया की एक सुपर पावर की खुफिया एजेंसी से जुड़े हैं। हमें इस प्लॉट को हर हाल में नाकाम करना है और हम ये अकेले नहीं करेंगे, रूसी हमारे साथ हैं। रॉ चीफ ने कहा, सर, समिट में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस भी सुरक्षा में होगी, क्योंकि अमेरिका उस समिट का को होस्ट तभी आईबी डायरेक्ट कहता। हम कैसे सुनिश्चित करें कि उनमें से कोई खुद साजिश का हिस्सा ना हो? डोभाल ने जवाब दिया, इसलिए हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पूरा दारोमदार सिर्फ एसपीजी और रूसियों पर छोड़ेंगे। अमेरिकियों को सिर्फ बाहरी घेरे में रखा जाएगा। 30 अगस्त की सुबह जिनेवा एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पुतिन का विमान उतरा। यह तय कार्यक्रम से एक दिन पहले की अनऑफिशियल यात्रा थी, इसीलिए मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुतिन सीधे उस सेफ हाउस में पहुंचे जहां एसवीआर ने पहले से ही कमांड सेंटर बना रखा था। वहां दीवारों पर जिनेवा के नक्शे लगे थे। होटल की 3D इमेज प्रोजेक्ट की गई थी और हर गली मोहल्ले में तैनात एजेंटों की लोकेशन ब्लिंक कर रही थी। पुतिन ने अपने ऑपरेशन हेड से पूछा, हमलावरों के बारे में क्या पता चला? ऑपरेशन हेड ने जवाब दिया, महोदय, हमने अब तक 11 ऑपरेटिव्स को ट्रैक किया है। उनमें से 5 पूर्वी यूरोपीय हैं, 3 मिडिल ईस्टर्न हैं और 3 अमेरिकी नागरिक हैं जो पहले CIA के कॉन्ट्रैक्टर रह चुके हैं। उनका नेटवर्क बहुत डीप है। वे होटल के स्टाफ, केटरिंग सर्विस और यहाँ तक कि सुरक्षा बलों में भी घुसपैठ कर चुके हैं। पुतिन ने कहा, तुरंत डोभाल से संपर्क करो। हमें मोदी को उनके आने से पहले ही अलर्ट कर देना चाहिए। 31 अगस्त रात 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने विशेष विमान से जिनेवा पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत औपचारिक था, लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठे, उन्हें डोभाल का एक एनक्रिप्टेड संदेश मिला। संदेश में सिर्फ एक लाइन थी, सर, होटल में सीधे ना जाएं, रूसी सेफ हाउस में चलिए। मोदी का काफिला अचानक दिशा बदलकर शहर के बाहरी इलाके में चला गया। यह देखकर कई अमेरिकी खुफिया एजेंट जो एयरपोर्ट पर ही मोदी की मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे, उनमें से एक ने तुरंत अपने हैंडहेल्ड डिवाइस पर एक अलर्ट टाइप किया और भेज दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि रूसी एसवीआर उसी डिवाइस के सिग्नल को स्कैन कर रहे थे। बस कुछ ही मिनटों में उस अमेरिकी एजेंट की पूरी प्रोफाइल मॉस्को और नई दिल्ली के सर्वर पर डाउनलोड हो चुकी थी। मोदी जी जब रूसी सेफ हाउस पहुंचे तो वहां पहले से ही पुतिन उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों नेता एकांत कमरे में गए। दरवाजा बंद हुआ और अगले 1.5 घंटे तक कोई अंदर नहीं गया। बाद में पता चला उस कमरे में पुतिन ने मोदी को हमले की पूरी तस्वीर समझाई। उन्होंने बताया कि साजिश इतनी गहरी है कि होटल के अंदर 3 अलग अलग तरीकों से हमला किया जाना था। पहला तरीका, मोदी की तयशुदा गाड़ी में लगा रिमोट कंट्रोल बम। दूसरा, समिट हॉल के वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए जहरीली गैस। तीसरा, एक स्नाइपर जो होटल के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर पोजीशन ले चुका था। मोदी जी ने शांत स्वर में पुतिन से कहा, व्लादिमीर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बारे में बताया, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, न ही मैं पीछे हटूंगा।
हम समिट में जाएंगे, पुतिन ने जवाब दिया। इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं मिस्टर मोदी, हम साथ जाएंगे और साथ में ही उनका सामना करेंगे। 1 सितंबर सुबह 8 बजे होटल ले रॉयल के बाहर भारी सुरक्षा के बीच दोनों नेताओं का काफिला पहुंचा। मोदी जी अपनी एसपीजी वाली बुलेट प्रूफ BMW में सवार थे। उनके पीछे पुतिन की लिमोजीन थी, लेकिन यह सब एक डिकॉय था। असली मोदी और पुतिन कई घंटे पहले ही एक साधारण सी काली मर्सिडीज में सेफ हाउस से होटल के बैक एंट्रेंस के रास्ते अंदर आ चुके थे। जो काफिला बाहर दिख रहा था उसमें मोदी और पुतिन के डिकॉय बैठे थे, ऐसे कमांडो जो उनके जैसे दिखने के लिए प्लान पुतिन का था, और मोदी ने तुरंत उसे हामी भर दी थी। अब असली खेल शुरू होने वाला था। होटल के अंदर समिट का उद्घाटन सत्र शुरू हुआ। मंच पर 20 से अधिक नेता बैठे थे। मोदी और पुतिन के स्थान खाली थे। अचानक पीछे के दरवाजे से 2 शख्स अंदर दाखिल हुए, एक पगड़ी पहने, दूसरा सूट बूट में। सबने ताली बजानी शुरू कर दी। ये असली मोदी और पुतिन थे। वहां मौजूद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट हैरान थे। उन्हें तो सूचना थी कि दोनों नेता अभी काफिले में हैं। उन्होंने तुरंत अपने वॉकी टॉकी पर अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रूसी SVR ने होटल के अंदर एक जैमर एक्टिव कर दिया था, जिससे सभी अनाधिकृत कम्युनिकेशन बंद हो गए थे। सिर्फ मोदी और पुतिन की सुरक्षा टीम के पास ही स्पेशल एनक्रिप्टेड डिवाइस काम कर रहे थे। ठीक उसी समय होटल के बाहर जो डिकॉय काफिला था वह वापस लौट रहा था। अचानक होटल से करीब 400 मीटर दूर एक जोरदार धमाका हुआ। वह बम जो असली मोदी की गाड़ी में लगाया गया था फट गया, लेकिन उस गाड़ी में कोई नहीं था, सिर्फ एक डिकॉय ड्राइवर जो पहले से ही वहां से निकल चुका था। बम रिमोट से एक्टिव हुआ और उसे एक्टिव करने वाले का सिग्नल तुरंत रूसी सैटेलाइट ने ट्रैक कर लिया। वह सिग्नल आ रहा था होटल से करीब 2 किलोमीटर दूर एक कार से। SVR की टीम तुरंत उस लोकेशन पर पहुंची। उस कार में बैठा एक व्यक्ति मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वह कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का ही एक एजेंट था, जो कुछ दिनों पहले ही जिनेवा आया था। उसके पास से एक हाईटेक रिमोट डिवाइस, 2 पिस्तौल और एक फर्जी पासपोर्ट बरामद हुआ। जैसे ही बम धमाके की आवाज आई, होटल के अंदर अफरा तफरी मच गई। सभी नेताओं को तुरंत सुरक्षित कमरों में ले जाया गया। मोदी और पुतिन को एक स्पेशल बंकर में शिफ्ट किया गया, जो होटल के बेसमेंट में बना था। वहां पहले से ही डोभाल और रूसी ऑपरेशन हेड मौजूद थे। डोभाल ने मोदी को बताया, सर, बाहर का हमला विफल कर दिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमें सूचना मिली है कि होटल के अंदर ही एक और हमलावर है। वह होटल स्टाफ के रूप में घुसा है। उसके पास एक सूक्ष्म विष है जो इंजेक्शन के जरिए दिया जा सकता है। उसका टारगेट समिट के दौरान आपको अकेले में मिलना है। मोदी ने तुरंत कहा, उसे ढूंढो, लेकिन शोर मत मचाओ। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे कि कैसे सुपर पावर के एजेंट एक प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे हैं। पुतिन ने अपने कमांडो को आदेश दिया, होटल के हर उस स्टाफ मेंबर की पहचान करो जो पिछले 7 दिनों में नियुक्त हुआ है। उनके फोन कॉल्स, उनकी लोकेशन हिस्ट्री, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स सब खंगालो। SVR की टीम ने महज 20 मिनट में पूरी डेटा माइनिंग कर ली। उन्हें एक नाम मिला, मार्कोस, 34 साल, ग्रीक मूल का, 3 महीने पहले स्विट्जरलैंड में वर्क परमिट लिया था। वह होटल के किचन स्टाफ में काम करता था और उसकी ड्यूटी स्पेशल VIP मील तैयार करने में थी। उसकी फोन लोकेशन बताती थी कि वह पिछले 2 दिनों में कई बार उसी कार के पास गया था जिसमें बम रखा था। मामला साफ था, मार्कोस ही वह शख्स था जो मोदी के खाने में जहर मिला सकता था। SVR और SPG की संयुक्त टीम ने तुरंत उसे पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन उसे सीधे नहीं पकड़ा जा सकता था क्योंकि होटल के अंदर और भी साजिशकर्ता हो सकते थे। इसलिए एक चाल चली गई। दोपहर के भोजन के समय सभी नेताओं को एक बड़े हॉल में बुलाया गया। वहां भोजन परोसा जाना था, लेकिन मोदी और पुतिन के लिए अलग से किचन तैयार किया गया था। मार्कोस उस किचन में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी एक SPG अफसर ने उसे रोकते हुए पूछा, तुम्हारी ID कार्ड कहाँ है? मार्कोस ने घबराकर अपनी जेब से कार्ड निकाला। वह कार्ड फर्जी था और SPG के हाथ में आते ही उसकी असलियत खुल गई। मार्कोस ने भागने की कोशिश की, लेकिन रूसी कमांडो ने उसे धर दबोचा। उसके पास से एक छोटी सी सीरिंज बरामद हुई जिसमें एक पारदर्शी तरल पदार्थ था। बाद में जांच में पता चला कि वह रिसिन टॉक्सिन था, जिसकी एक बूंद से 10 आदमी मर सकते थे। मार्कोस से पूछताछ करने के लिए उसे उसी बेसमेंट बंकर में लाया गया। शुरू में वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसे बताया गया कि उसके नेटवर्क के बाकी लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं और उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी दी गई, तो उसने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि उसे लास वेगास में एक बार में किसी ने कांटेक्ट किया था। उस शख्स ने खुद को अमेरिकी सरकार का ठेकेदार बताया और $2 मिलियन में यह काम तय किया। उसका काम था समिट के दौरान किसी भी तरह से मोदी के खाने या पानी में जहर मिलाना। उसे स्पेसिफिक निर्देश दिया गया था कि अगर बम प्लान फेल हो जाए तो वह बैकअप के तौर पर काम करे। मार्कोस ने अपने कॉन्टैक्ट का नाम भी बता दिया, एक नाम जो सीधे CIA के एक रिटायर्ड अफसर से जुड़ा था। अब सबूतों का ढेर लग चुका था।
मोदी और पुतिन के पास अब बस एक काम बचा था, दुनिया के सामने यह सब रखना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब तक सबूत इकट्ठा होते उन तक पहुंचने वालों के हाथ साफ हो चुके होते। इसीलिए उसी रात दोनों नेताओं ने एक संयुक्त वीडियो बयान जारी किया। उसमें उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि कुछ ताकतें उनके रिश्तों को तोड़ना चाहती हैं और उन्होंने जिनेवा में एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। उन्होंने कहा कि इस साजिश के पीछे जो भी है उसे पता होना चाहिए कि भारत और रूस एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इस बयान के बाद दुनिया भर के मीडिया में हड़कंप मच गया। सभी को समझ आ गया था कि यह सीधा इशारा अमेरिका की ओर था, लेकिन कोई नाम नहीं था, इसलिए कोई औपचारिक विवाद नहीं हुआ। हालांकि असली जवाब तो इसके बाद आया। अगले 48 घंटों के भीतर दुनिया के 12 अलग अलग देशों में 24 लोग गिरफ्तार किए गए। ये सभी उसी अंडरग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा थे जिसने जिनेवा प्लॉट को अंजाम देने की कोशिश की। इनमें से 8 अमेरिकी नागरिक थे। अमेरिकी सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसके ही पूर्व एजेंट और ठेकेदार किस तरह से एक निजी ऑपरेशन चला रहे थे। यह मामला इतना बड़ा था कि अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्र जांच बुला ली। कई टॉप अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा और जो सबसे बड़ी बात थी, उसके बाद के कई महीनों तक अमेरिका और भारत के संबंध बेहद ठंडे हो गए। भारत ने कई संयुक्त सैन्य अभ्यास रद्द कर दिए और रूस के साथ अपने रक्षा समझौतों को और मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी जब जिनेवा से वापस नई दिल्ली लौटे तो एयरपोर्ट पर हजारों लोग उनका स्वागत कर रहे थे। मोदी जी ने मंच से जो कहा वह शब्द इतिहास में दर्ज हो गए। उन्होंने कहा, मैं कल रात जिनेवा से जिंदा लौटा हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे मुझे खत्म करके भारत को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन वे भूल गए कि इस देश का हर नागरिक मेरी ढाल है। और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ व्यापार या राजनीति नहीं होती, यह जान की बाजी लगाने का नाम है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमने उन ताकतों को मुंह की खा दी जो हमारे विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहती थी। आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब कमजोर नहीं है, वह अब किसी के इशारे पर नहीं नाचता। उस घटना के बाद मोदी जी ने अपनी सुरक्षा प्रोटोकॉल में कई बड़े बदलाव किए। अब उनकी हर विदेश यात्रा से पहले रॉ और रूसी SVR के बीच एक संयुक्त ऑपरेशन सेल बनने लगा। ये पहली बार था जब 2 देशों की खुफिया एजेंसियां इतने गहरे स्तर पर एक साथ काम कर रही थीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले 1 साल में भारत और रूस ने मिलकर 17 और बड़ी साजिशों को विफल कर दिया, जिनमें से 4 सीधे तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री को निशाना बना रही थी। दोस्तों, ये थी मोदी पर अटैक हुआ और पुतिन ने किस तरह बचाया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।